वेलकम टू आवर चैनल इजी फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि सबसे यूनिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शायद अगर ये सिस्टम ना रहे हम लोग के बॉडी में तो आज हम लोग कोई भी एक्शंस को ईजिली बेसिस पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसका जो नाम है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक चीज़, जिसके कारण आज डिजीज भी कॉज हो सकते हैं अगर इनमें किसी प्रकार की इम्बैलेंस जनरेट होती है तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आज अगर हम लोग जितने भी केमिकल बेसिस की बात करें, चाहे वो एंड टू एंड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो ड्रग का एक्शन ही क्यों ना हो, वो सभी के सभी किसी न किसी केमिकल बेस से ही काम करता है। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग की बॉडी में बहुत से ऐसे एक्शन या ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारे एक्शन एक बायोकेमिकल बेस्ड है। शायद अगर उस केमिकल में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है तो हमारी बॉडी डिजीज 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 इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण बहुत से प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसी बेसिक यूनिट है, एक ऐसी बेसिक प्रोसेस है जो बॉडी में नॉर्मल ही रहे तभी सही है, नहीं तो अगर डिस्टरबेंस हुई तो शायद हम लोग की बॉडी भी डिजीज प्रोन हो सकती है। आइए उसके बारे में इस बेसिक इंपॉर्टेंट एंड बहुत यूनिक टॉपिक को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम लोग का यही है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रोलाइट, जैसा मैंने कहा था कि ना सिर्फ इसे बायोलॉजिकल बेसिस पे ही देखते हैं बल्कि इलेक्ट्रिकल बेसिस पे भी इसे डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल बेसिस में हम लोग की बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन होता है। क्या होता है उसमें भी इसी आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो पॉजिटिव इनटेक होता है निगेटिव बाहर जाता है। क्यों होता है? इसी कारण तो शायद हम लोग की आज पोटेंशियल जनरेट होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। वैसा मैंने कहा था कि आप कोई भी अगर ड्रग्स को देखते हैं तो उसकी यूटिलिटी कैसे पता चलता है कि अगर हम लोग के पास कोई भी आयंस है, सपोज हमको कोई सोडियम क्लोराइड ही है, अगर हम बात करें तो क्या हो इसमें क्या हुआ कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोड करेंगे तो हमारा जो अप्रोप्रिएट चार्जेज हैं वो अपने अपोजिट चार्जेस की तरफ चले जाएंगे। क्लोराइड है निगेटिव है तो अपने पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सोडियम पॉजिटिव है तो अपने निगेटिव की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा, चेंजेज आएगा। उस चेंजेस को हम फिर फर्दर केमिकल बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा कि जो भी हमारा सॉल्यूशन ऑफ एसिड हो, बेस हो, चाहे वो सॉल्ट हो, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करवा सकते हैं। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड दे डिकम्पोज फर्दर इनटू आयन। और इसी फिनोमिना ऑफ डिकम्पोजिशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो सब्सटेंस होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, उसकी स्टडी हम लोग बेसिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, स्पेशली बॉडी फ्लूइड्स में। जैसा मैंने कहा था कि सेल्स और टिश्यू, इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक रोल परफॉर्म करने वाला यही है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो आइए इसकी कुछ, अगर इतनी यूनिक है, अगर इसकी यूनिक इंपॉर्टेंट करेक्टर है तो इसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज भी होंगी। इस आइडियल प्रॉपर्टीज को देखने से पहले हम लोग ये चीज डिटरमाइन करते हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे उस इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चीज कॉमन थी, कि वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है। अगर हम चाहें कि अगर हम इस केमिकल का यूज करें तो अल्टीमेटली वो हर केमिकल के साथ कॉम्पेटिबल भी होनी चाहिए, सोल्यूबलाइज भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी तो उसका इम्पॉर्टेंट करेक्टर है ही। और अगर इनकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी होनी चाहिए, जिसके कारण बॉडी में किसी प्रकार का चेंजेस ना हो और एट द टाइम रेगुलर इंटरवल पे उसे काम करना चाहिए। वही चीज यहाँ लिखा, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल, इट शुड हैव लो विस्कोसिटी टू मिनिमाइज चेंज कैरियर ट्रांसपोर्ट रेसिस्टेंट, it should have good solvent for redox couple component, it should have highly soluble in water, and it must have a good conductor of electricity. So ultimately क्या मैंने कहा था कि इसके कुछ आइडियल कैरेक्टर्स हैं और यही आइडियल कैरेक्टर के कारण आज ये यूनिक आइडेंटिटी से अपना बॉडी में भी परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ एक्सटर्नली भी ये बहुत ही आराम से परफॉर्म कर रहा है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे बॉडी में यूनिक कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वो है हमारा कैल्शियम।
आज जितने भी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, चाहे वो ब्लड की क्लॉटिंग ही क्यों ना हो, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और सबसे यूनिक इन्वॉल्वमेंट, हाँ एक बात तो और है, इस इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा नहीं है कि इनकी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट अपने कंसंट्रेशन में निकले तभी वो बॉडी को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर सकता है। अगर उसमें हल्की सी भी चेंजेज आए, जैसा आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हाफ अमाउंट ऑफ टोटल बॉडी मैग्नीशियम इज कॉम्बाइंड, दैट इज 10 to 20 ग्राम, इट मस्ट बी 10 to 20 ग्राम। अगर इससे लेस भी होगा तब भी हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो सकता है, अगर इससे ज़्यादा भी है तब भी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट एक यूनिक कैरेक्टर, साथ ही साथ यूनिक अमाउंट में ही एक्सक्रीट आउट होनी चाहिए। अब चाहिए, अब जैसे मैंने कहा था कि जो हमारी कैल्शियम, कैल्शियम हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन और साथ ही साथ ब्लड के क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा यूनिक परफॉर्म करने वाला यही है कैल्शियम। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा, कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन एंड टीथ एंड इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। मैग्नीशियम, और उसके साथ साथ जो हमारा मैग्नीशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना इंट्रासेलुलर, बट हाँ वो सबसे ज़्यादा इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में ही पाया जाता है कैल्शियम के बाद। वही चीज़ यहाँ लिखा कि मैग्नीशियम इज द सेकंड मोस्ट केटायन इन द कंसंट्रेशन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। Half amount of the total body magnesium, about 10 to 20 gram, is combined with the calcium and phosphorus in a bone। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा था कि इम्पल्स का जनरेशन, जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था या एचएपी के लेक्चर में अक्सर मैंने कहा था कि इसमें जो जो भी इम्पल्स जनरेशन है, कारण क्या था कि सोडियम अंदर आएगा तभी पोटासियम बाहर जाएगा, और इसी कारण से हमारा सोडियम पोटासियम पंप काम करेगा, राइट। और यही सोडियम है जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा, और साथ ही साथ इसका काम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करने में बहुत यूनिक परफॉर्मेंस है। अगर सोडियम ना जाए तो शायद ये पंप जनरेट ना हो और हमारी बॉडी टोटली रिलैक्स हो जाए। यही चीज यहाँ लेगा, सोडियम इज द प्रिंसिपल केटायन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। दिस आयन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉर्मल हाइड्रेशन एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और पोटासियम एक मेजर इंट्रासेलुलर केटायन प्रेजेंट इन अबाउट 23 times higher than present in the extracellular fluid ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। देखिए इंट्रासेलुलर में ये दोनों में पाया तो जाता है, बट इंट्रासेलुलरली ये ज़्यादा पाया जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पोटासियम लीव्स द सेल एंड सोडियम इंटर द सेल एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द सोडियम पोटासियम पंप। जैसा मैंने कहा ताकि आज जितने भी वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितने भी काम हो रहे हैं वो उसी इम्पल्स जनरेशन के कारण हो रहे हैं, सोडियम पोटासियम पंप। इनके अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ बट भले ही वो लिस्ट अमाउंट में हो बट उनका रोल बहुत यूनिक है। जैसे जैसे कि हम बात करें क्लोराइड में, क्लोराइड की क्या बात है कि ये एक मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायंस हैं जो इंट्रासेलुलर भी और इंटरस्टिशियल और वस्कुलर फ्लूइड दोनों में ये यूनिक क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और इनका जो काम है वो है सबसे यूनिकनेस वाला काम, जो कि केटायन एनायन बैलेंस करना। यही चीज यहाँ लिखा है, क्लोराइड इज द मेजर एक्स्ट्रासेलुलर एनायन ऑफ बोथ इंटरस्टिशियल एंड वस्कुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉर्मल केटायन एनायन बैलेंस। और साथ ही साथ जो सबसे यूनिक चीज है वो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है बफर सिस्टम। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि बफर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी सैंपल को के पीएच को कांस्टेंट रखती। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी बहुत से ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि पीएच को कांस्टेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वही चीज है बफर के रूप में आज हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन। Bicarbonate is the second most prevalent anion in the extracellular fluid compartment along with carbonic acid. It is utilized as the body's most important buffer system. और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट की फॉस्फेट की यूनिक क्वांटिटी ये है कि वो बोन्स और टिथ, इसके क्वांटिटी में अगर इनमें देखा जाए तो फॉस्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ फॉस्फेट एक तरह का बफर भी है। यही चीज यहाँ लिखा है कि फॉस्फेट it is a principal
anions of the intracellular fluid as well as important buffer system to the utilization of calcium, carbohydrate, fats and is also present in the bone and teeth. और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आयरन आयरन जो आज हमारे ब्लड में जो रेड कलर है वो इसी आयरन के कारण है और इसी आयरन की ये टेंडेंसी भी है कि वो ऑक्सीजन को ब्लड के साथ कैरी करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी, अगर उस यूनिकनेस के कारण इसमें डिस्टरबेंस आता है तो शायद आज हम लोग की पूरी बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।